हाँ, तो मेरा बोलना है कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म? अगर मान लेते हैं टेबल पर अगर तुम्हारे एक बीच में एक मैं खूंटा गाड़ दूं, पिन अगर लगा दूं, और ये मान लेते हैं ऐसी एक रस्सी लगा देता हूं, और फिर ये ऐसा सर्कुलर मोशन चालू है, समझ गए? तो उसको अगर तुम साइड से अगर देखोगे उस टेबल को, तो कैसा दिखाई देगा? ये हो गया तुम्हारा, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल चल रहा है वो, ठीक है क्या? जो नॉर्मल रिएक्शन है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, वो किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा, है ना? और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी तुम्हारी स्पीड होगी, है ना, मतलब v स्पीड अगर तुम्हारी है, तो उसमें सेंटर की तरफ तुम्हारे पास एक एक्सेलरेशन बनेगा, ठीक है क्या? सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन बनेगा कुछ ना कुछ, ये अलग अलग इंस्टेंट्स पर ये तुम्हारी स्पीड बनेगी, ठीक है क्या? ये ऐसा कुछ। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल एक अलग चीज है। वर्टिकल सर्कल में क्या होगा, तुम वर्टिकल प्लेन में, ये कैसा हो गया? मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? दिस इज मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। मोशन इन वर्टिकल प्लेन वो कुछ कैसा दिखाई देगा? ये टॉप व्यू है तुम्हारे पास, एक टेबल पर मान लेते हैं मैंने एक बॉल बांधी, और उसको कैसा गोल 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 घुमाया जा रहा है। स्पीड हो सकता है वेरिएबल हो सकता है कांस्टेंट हो। वेरिएबल अगर होगी तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, समझे? है ना? और अगर मान लेते हैं स्पीड अगर कांस्टेंट रही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, जैसा भी होगा। पर ये हिसाब किताब है तुम्हारा एक मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ठीक है क्या? ये मामला रहेगा तुम्हारे पास। इस प्लेन में ही एक्चुअल में सारा का सारा काम हो रहा है, समझे? इसी एक प्लेन में सारा का सारा काम हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है बात? ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा का सारा काम जो चल रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है। अच्छा, अगर वर्टिकल प्लेन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो तुम उसको ऐसा इमेजिन करो जैसे तुमने वही जो स्ट्रिंग का जो एक कोना है उसको अपने हाथों में पकड़ रखा है, और इस बार तुम उसको किस तरह से घुमा रहे हो? मतलब जो सर्कुलर जो प्लेन बनेगा, सर्कुलर मोशन का जो एक्चुअल में प्लेन बनेगा, वो जमीन के परपेंडिकुलर रहेगा, समझे? अलोंग द जमीन नहीं रहेगा, जमीन के परपेंडिकुलर रहेगा, समझे? जैसे अगर ये अगर जमीन है जिस पर तुम खड़े हो, तो जो प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन है अभी वो ऐसा रहेगा। दिस इज द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है क्या? दिस इज द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है बात? दिस इज ग्राउंड, है ना? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारे पास, और ये तुम्हारा होगा, ये इस तरह से ऐसा ये घूम रहा होगा, समझ गए क्या? ये सर्कुलर मोशन है ना तुम्हारे पास वर्टिकल सर्कल में, तुम कहोगे कि भाई हाँ ये वर्टिकल सर्कल है, ठीक है क्या? और अगर मानते हैं प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन अलोंग द ग्राउंड या पैरेलल टू द ग्राउंड अगर है, तो वो फिर हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है क्या? तो मोशन ये इस तरह का कुछ दिखाई देगा, मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ठीक, ऐसा कुछ दिखाई देगा वो। सब कुछ बहुत ही मैथमेटिकल होने वाला है, बट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखो, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है? किस प्रकार से लगाओगे? किस प्रकार से लगाओगे? इनिशियल बैंक बैलेंस प्लस ट्रांजैक्शन, कुछ आया आवक जावक, बराबर फाइनल फाइनल अमाउंट ऑफ मनी विच यू विल हैव, ऐसा, ठीक। तो जैसे अगर मान लेते हैं इनिशियल अगर एक बॉडी का, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम रिकॉल क्या करेंगे बोलो? अगर मान लेते हैं एक बॉडी की इनिशियल स्पीड एम मास की यू है, और लेट्स से उस पर एक फोर्स लग रही है F1, है ना, F2, ऐसा F3, ये फोर्सेस लग रही हैं, और बाद में उसकी स्पीड हो गई मान लेते हैं v, ठीक है? u एंड v आर स्पीड्स, ध्यान रखो, स्पीड्स, ठीक है क्या? और है ना, कैसे कैसे होगा फिर? रिलेट कैसे करेंगे इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन को? बहुत ही आसानी से। किस प्रकार करोगे? ये काम हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। किस प्रकार रिलेट करेंगे बोलो? इनिशियल तुम्हारे पास कितना पैसा है, इतना, और इसमें ट्रांजैक्शन कौन कौन कर रहा है? WF1 प्लस WF2 प्लस WF3, ऐसा, बराबर फाइनल अमाउंट ऑफ मनी विच यू विल हैव। अब WF1 क्या है?
पैसा कितना निकाला, पैसा कितना दिया। अगर फोर्स मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, इसका मतलब तुमने पैसा दिया, कितना दिया, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, द टर्म W इज व्हाट, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डॉट। समझ गए? तो एनर्जी तुमने बढ़ाई अगर फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में है तो, एनर्जी तुमने घटाई, बैंक बैलेंस तुमने कम किया अगर फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट उसका कंपोनेंट बन रहा है तो। ठीक, अब इसमें ये बात ध्यान में रखना कि दो तरीकों से वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? या तो तुम एफ को रिजोल्व कर लो, जैसे ऐसा है अगर तुम्हारे पास फोर्स, ये रहा तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट ऐसा, ठीक है क्या, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो दो तरीकों से डॉट प्रोडक्ट तुम कर सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया अप्रोच 1। कैसा तरीका हो गया, एफ कॉस थीटा, फोर्स को रिजोल्व करो, है ना, एफ साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारे पास एस। नहीं तो इसमें डब्ल्यू कैसा लिख लोगे, एफ कॉस थीटा टाइम्स एस ऐसा, बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। या तो फिर अप्रोच 2, जो कि मुझे पसंद नहीं है पर बहुत बार लगानी पड़ती है, तुम डिस्प्लेसमेंट को रिजोल्व कर लो। कैसे? ये फोर्स की डायरेक्शन है, ऐसा कर लो, एस कॉस थीटा एस साइन थीटा, ठीक है क्या, और डॉट जब करोगे तब ये वाला कंपोनेंट तो डॉट में उड़ जाएगा, समझेगा? तो कितना आ जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस कॉस थीटा। दोनों तरीकों से तुम वर्क की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है क्या, है ना, बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये बाय रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ध्यान रखो, क्लियर है बातें? डब्ल्यू के बारे में बातचीत मैंने कर ली है, किस तरह से डब्ल्यू की कैलकुलेशन करनी है। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मेन जो इक्वेशन है वो ये है, इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी बोलने से अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है क्या, दिस विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बातें, दिस विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ये रहेगा मामला तुम्हारा। डब्ल्यू कैसे लिखना है वो तो पता, स्पीड एनर्जी लिखना से आसान काम तो दुनिया में नहीं पॉसिबल। हाफ टाइम्स मास टाइम्स स्पीड का स्क्वायर, इसको तो बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना तो मतलब कोई कोई मुद्दे की बात ही नहीं है। हाँ, कितना पैसा निकाल रहे, कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे, वो कैलकुलेट करने के लिए ये सारा ज्ञान है तुम्हारे पास। ठीक, ये सारा ज्ञान है। किसको अगर अप्रोच 1 या अप्रोच 2 में किसी किस्म की कोई परेशानी है तो बताए, किसी को अप्रोच 1 या अप्रोच 2 में किसी किस्म की अगर कोई परेशानी है तो बताओ। किसी को अप्रोच 1 या अप्रोच 2 में किसी किस्म की कोई परेशानी है तो बताए मेरे को। अच्छी बात है। तो एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर कंसीडर अगर कर रहे हो तो चाहे तुम कैसी भी पाथ कंसीडर करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है क्या। मतलब जैसे यहां पर देखो, मान लेते हैं अगर तुम एक बॉडी है स्मॉल मास m की, उसको उठाई के ऐसा सीधा लेकर गए, उसको ये डिस्प्लेसमेंट करा दी ऐसा, h ऊपर की तरफ, h ऊपर की तरफ, ध्यान से देखो और कहीं कोई अगर दिक्कत आए तो तुरंत उसी वक्त मुंह फोड़ना, उसी वक्त मुंह खोलना। तो फोर्स कैसी लग रही ग्रेविटी की बोलो, ये ऐसी mg, वेट है ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट, mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखेंगे बोलो, अभी पार्टिकल आ गया यहाँ पर ऐसा, बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे लिखोगे, बोलो मूर्खा कैसे लिखोगे। mgh। अच्छा mgh, अबे फोर्स अपोजिट में है ना डिस्प्लेसमेंट के, तो mgh हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी माइनस, माइनस हाँ mgh। माइनस mgh, ठीक है क्या,
जब कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहे माइनस माइनस साइन ठूस देना उसमें, समझ गए क्या? अगर मान लेते हैं किसी और पाथ के जरिए अगर मैं लेकर अगर जा रहा हूँ, मान लेते हैं ऐसा लेकर जा रहा हूँ, ये ऐसा, ठीक है क्या? ऐसा लेकर अगर मैं गया, ठीक, मान लेते हैं ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ये रहता है ना 9th क्लास में, ऐसा लेकर अपन गए ऐसा। लेट्स से दिस इज H1, दिस इज H2, दिस इज H3, ऐसा। तो यहाँ बोलो A B C D E F G। अब मेरे को बताओ वर्क कितना होगा ए से बी जब उसको लेकर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी बोलो। -mgh1। फिर बीसी में बोलो, बीसी में कितना वर्क हुआ? 0। जीरो। क्यों जीरो क्यों हो गया? वो ऊपर नहीं जा रहा, वो सिर्फ उसी प्लेन में आगे जा रहा है। तो साले जीरो कैसे हो गया, नहीं समझ रहा मेरे को, जीरो क्यों हो गया? उसमें h में कुछ चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तेरी भावनाएं समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा मैथमेटिकली बोलेंगे। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उसमें पार्टिकल का। ओ अच्छा, तो बी से सी गया, साले डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उसका? अबे अलोंग द फोर्स कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है क्या? इसीलिए वर्क डन अलोंग बीसी वो जीरो है। अगर तुम देखो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है और फोर्स कैसी है, ऐसी है, सॉरी ऐसी है, समझ गए क्या? देखो एंगल बोलो कितना है, 90 डिग्री का है। cos 90 बोलो कितना होता है, जीरो। कैसे लिखोगे, एम जी एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये लिखोगे ना डब्लू, चीज कितनी हो जाएगी, शून्य। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? हाँ सर। फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कुछ कंट्रीब्यूट या फिर उससे एक्सट्रैक्ट कुछ कर ही नहीं रही है। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ सर। एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट आई थी, अरे यार, ठीक है चलो। तो यहाँ पर है ना, तुम्हारे पास वो फोर्स एक्चुअल में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी उसकी एनर्जी की बढ़ोतरी में या फिर उसके घटने में, कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। वो तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इंडिपेंडेंट, समझे क्या? अपना लगे जा रही हो, उससे कोई मतलब नहीं डिस्प्लेसमेंट को उससे, ठीक है क्या? सिमिलरली डीसी के अलोंग या सीडी के अलोंग, इनिशियल से फाइनल लिख रहे हैं ना अपन, सीडी के अलोंग वर्क डन विल बी माइनस एम जी एच टू, और ईएफ के अलोंग वर्क डन विल बी माइनस एम जी एच थ्री, है कि नहीं? और बस अगर देखा जाए तो वर्क डन अलोंग डीई, वर्क डन अलोंग एफ जी, है कि नहीं? ये सब शून्य पार्टी है, सब सारे के सारे शून्य पार्टी है। मेरे को बताओ नेटवर्क डन कितना हुआ, नेटवर्क डन कितना हुआ? ये तो इस केस के सबका लिए, जोड़। इस केस के लिए नेटवर्क डन कितना रहेगा, W ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा बोलो, माइनस एम जी एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच। क्या बोलते हो, हाँ सर। समझे क्या? ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है क्या? क्लियर है? अच्छा, अगर इसको लेट से मैं ऐसा अगर लेकर जाता, मान लेते हैं ये दो लेवल्स हैं, है ना, पार्टिकल को इनिशियल पॉइंट यहां से यहां अगर मैं लेकर जाता हूं, इस पाथ के अलॉन्ग अगर लेकर जाता हूं ऐसा, ऐसा, तब बोलो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बोलो, ये एच है, कितना हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी? देखो फोर्स हर इंस्टेंट पर कैसी लग रही है, mg इस तरह से, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ अभी क्या है, डिस्प्लेसमेंट को अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो फायदे में रहोगे, समझ गए क्या कैसे?
मान लेते हैं कि ये दूरी तुम्हारे पास स्मॉल एल है, ठीक है, ऐसा है ना। मान लेते हैं ये थीटा है। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में। इसको एल मान लो, इसको एल मान लो, ये एल है मान लेते हैं ऐसा, ठीक है क्या। हाँ अब बोलो, फोर्स को अगर तुम रिजोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स को अगर तुम रिजोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा। देखो फोर्स अगर मैं रिजोल्व करूंगा तो वो चीज ऐसी हो जाएगी, नहीं, हाँ यही होगा ना। अगर मैं फोर्स को अगर रिजोल्व करता हूँ कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पर ये हो गया mg, ठीक है क्या, ये देखो ये हो जाता है और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है क्या। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो गया थीटा, तो ये हो गया mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, mg sin थीटा, और l पीछे की तरफ आगे पीछे दोनों, इसीलिए वर्क डन ये बनेगा, ठीक है क्या। फोर्स को रिजोल्व करके इस तरह से वर्क W इस तरह से तुम निकाल सकते हो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, इसमें किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो बताए तुरंत। इसमें किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो बताए तुरंत। दूसरी अप्रोच से कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसा है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट है लाइक दिस, ये है डिस्प्लेसमेंट ऐसा L, समझे क्या, ये थीटा है और mg किस तरफ है, ये ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट अगर तुम रिजोल्व करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, एक तो ऐसा हो जाएगा L cos थीटा, ये पार्टिकल इधर आया और ऊपर कितना गया है L sin थीटा, ऊपर गया ये। तो अब देखो ये है ना L cos थीटा i कैप प्लस L sin थीटा j कैप, जब तुम डॉट करोगे mg माइनस mg j कैप के साथ तो डॉट में क्या मिलेगा, L cos थीटा वाले कंपोनेंट के साथ तो mg का डॉट तो मरेगा, कितना आवत है देखो यहाँ पर W mg L sin थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये ऐसा, ठीक है क्या। बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये आ गया मेरे पास, बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स ये आ गया मेरे पास, और ये आ गया मेरे पास बाय रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हो, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। दोनों ही सेम आ रहा है और है कितना ये L sin थीटा इज व्हाट h, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, ये चीज भी L sin थीटा कितना है तुम्हारे पास, यही है ना L sin थीटा, तो दिस इज L sin थीटा, ये वाली चीज कितना आ जाएगा माइनस mgh, वही आ रहा है, इधर भी वही आ रहा है, बराबर माइनस mgh। क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं, हाँ सर। ठीक है। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने 3 पाथ्स के जरिए तुमको दिखाया, तीनों पाथ में समान वर्क आ रहा है। कांस्टेंट फोर्स अगर कोई भी रहेगी, फॉर एनी कांस्टेंट फोर्स, ये बात ध्यान में रखना, फॉर एनी कांस्टेंट फोर्स वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, है कि नहीं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, ठीक, कांस्टेंट फोर्स जो होती है इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। यहां देखो क्यों ऐसा, बिकॉज अगर मान लेते हैं किसी एक रैंडम पाथ के जरिए भी अगर तुम उसको लेकर अगर गए रहते, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट अगर तुम इसका ऐसा भी लेकर अगर गए रहते, तो किसी एक पॉइंट पर
मान लेते हैं कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स तो ऐसी ही लगती रहेगी हर पॉइंट पर, समझे क्या? फोर्स तो हर पॉइंट पर ऐसी ही लगती रहेगी, कांस्टेंट फोर्स है, हर पॉइंट पर ऐसी ही फोर्स लगती रहेगी। क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तुम्हारा? मानते हैं इनिशियल पॉइंट से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रहा लेट्स से ds1, ऐसा छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा। इस डिस्प्लेसमेंट के बाद मान लेते हैं तुम्हारा छोटा सा और डिस्प्लेसमेंट हुआ ds2 का, समझ गए ऐसा। फिर इस डिस्प्लेसमेंट के बाद छोटा सा एक और डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारा ds3 का, ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। फोर्स तो उसमें हमेशा ही कांस्टेंट है। मेरे को एक बार बताओ, पहली जो छोटा सा ds1 डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ, उसमें मान लेते जो एंगल बन रहा है वो लेट्स से θ1 है, बाद में जो एंगल है दोनों के बीच का कांस्टेंट फोर्स है, कोई कांस्टेंट है, और ये एंगल बन रहा है तुम्हारे पास θ3 ऐसा। तो नेट वर्क डन कितना होगा तुम्हारे पास, f ds1 cos θ1 प्लस f ds2 cos θ2 प्लस f ds3 cos θ3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी तुम्हारे पास, ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स आने वाली है तुम्हारे पास। क्या मैं बोल रहा हूँ क्लियर है? तो इसी चीज को तुम कैसे लिखते हो, इंटीग्रल f डॉट ds, यही तो लिखा हुआ है, f ds cos थीटा लिखा है ना, ये क्या लिखा है देखो, f ds cos थीटा, यही तो है इंटीग्रल, और क्या है, फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2, ठीक है क्या? अब अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास f इज अ कांस्टेंट है ना, दिस इज व्हाट, यहां पर f तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसा लिख लो 1 से 2 ds cos थीटा, f कांस्टेंट है तो ds cos थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, ये छोटे 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 जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं सबका अगर वेक्टर एडिशन अगर तुम करोगे, ये कैसा है डिस्प्लेसमेंट्स, ये देखो तुम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, छोटे छोटे ऐसे डिस्प्लेसमेंट करते हुए तुम आगे बढ़ रहे हो ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारे सारे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर समेशन कितना होगा, बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस इज नथिंग बट f टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, समझ गए क्या? ये जो छोटे छोटे जो तुम्हारे पास जितने भी सारे डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे, ये सबका अगर तुम वेक्टर एडिशन अगर करोगे ds1 cos θ1 ds2 cos θ2 ऐसा, तो ये एक्चुअल में तुम्हें क्या देगा, सभी डिस्प्लेसमेंट्स का अगर तुम वेक्टर एडिशन अगर करोगे तो वो चीज तुम्हें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट ही देगा ना वो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही देगा वो। तो अभी ये जो मसाला मेरे पास आया है, यहाँ देखो ध्यान दो, ds1 cos θ1 ds2 cos θ2 ये सब, ये सारे के सारे जब तुम इस सब का जब तुम वेक्टर एडिशन करोगे सबका, है ना, तब क्या होगा, इसको तुम ऐसा लिखो, ऐसा कर सकते हो, इसको कायदे से इसको ऐसा लिख सकते हो, यहाँ देखो f डॉट ds ऐसा, समझे, ऐसा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ऐसा लिखो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ऐसा करो इसको, समझे क्या, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ऐसा लिखो इसको। और अब क्या करो, क्योंकि फोर्स F तुम्हारा कांस्टेंट है, इसीलिए उसको तुम डॉट प्रोडक्ट से बाहर ले लो, F डॉट इसको ऐसा लिखो ds ऐसा, है ना, इनिशियल पोजीशन से अगेन फाइनल पोजीशन, ये कितना हो जाएगा, सारे जितने भी तुम इंटीग्रल जब करोगे वो ds 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 ds1 ds2 ds3 ऐसा करते करते, तो वो चीज कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा, नेट जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लेते हैं ऐसा करते करते तुम यहां तक पहुंचे, ये मान लेते हैं तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है क्या, और ये तुम्हारी मान लेते हैं फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखाई देगा, ऐसा, ऐसा दिखाई देगा नहीं देगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो वर्क डन है ना इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दिस वर्क डन, this work done will be same for any path। मैंने क्या कोई स्पेसिफिक पाथ ली क्या, कि पहले सीढ़ियों के अक्रॉस लेकर जा रहा हूँ, या पहले नीचे ऊपर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मतलब एक रैंडम पाथ उठाया रे बाबा, देखना रैंडम पाथ बोले तो एकदम रैंडम उठाया मैंने, फोर्स कांस्टेंट थी, तो बस उसके लिए सभी कांस्टेंट फोर्सेस के लिए, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए सभी पाथ्स के अलोंग वर्क मेरा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, चाहे तू कैसे भी जा, ठीक है, वर्क हमेशा सेम आएगा, क्लियर है? तो कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, ये बात ध्यान में रखना,
कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, ये बात ध्यान में रखना है ना। कंजर्वेटिव इसका मतलब क्या है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है क्या, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है बात। अच्छा, वर्क डन अगर पाथ इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वर्क डन along a closed loop will be zero, work done along a closed loop will be zero, और अगर work done along a closed loop is zero, अगर कोई ऐसा देता है तो इसका मतलब है work done along any path equals to, वो सेम ही आएगा। मतलब ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर मान लेते हैं कोई मुझे ये कहता है कि वर्क डन है ना इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना, वर्क डन along a closed loop, है ना, ये चीज अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है बात, है ना, एंड इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या रहता है, पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क डन, और अगर वर्क डन अगर पाथ इंडिपेंडेंट है इसका मतलब जो तुम्हारा फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव, ठीक है क्या, ठीक, इस चीज का प्रूफ मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका हूं, ठीक है क्या, बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी वर्टिकल सर्कल में इसका प्रूफ बताने की जरूरत तो नहीं है, पर 1 मिनट के अंदर इसका मैं प्रूफ तुम्हें अगेन वर्कआउट करके दिखा देता हूँ। ये चीज तुम्हारे वर्टिकल सर्कल से जुदा है, कुछ बहुत ज्यादा भी दूर नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज तुमको देखने को मिल सकती है, ठीक है, विद इन अ मिनट ये वाली चीज तुम देख लोगे, विद इन अ मिनट, समझे, विद इन अ मिनट। तो इससे तुम्हारा वर्क का जो सारे फंडे हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम बढ़िया फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ अगर तुम देखो, है ना, कैसा है, मान लेते हैं अगर मुझे दिया है कि वर्क डन, है ना, लेट्स से पार्ट 1 इसका प्रूफ करते हैं, गिवन क्या है मेरे पास, वर्क डन मान लेते हैं एक फोर्स के द्वारा अलोंग अ क्लोज्ड लूप इज जीरो, ऐसा, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं मैं ए से बी अगर गया, है ना, ऐसा, ठीक है क्या, और बी से ए अगर मैं आया, ठीक है क्या, ये हो गई पाथ 1, ये हो गई पाथ 2, ऐसा। तो बताओ मेरे को इस चीज का क्या मीनिंग है, क्लोज लूप में जीरो मतलब ए से बी, है ना, एफ डॉट डी एस अलोंग पाथ 1 प्लस बी से ए एफ डॉट डी एस अलोंग पाथ 2 इक्वल टू जीरो, यही है ना। क्या ये जो बात लिखी है क्या तुम्हें समझ में आ रही है, भाई वर्क डन अलोंग क्लोज लूप इज जीरो, तो ए से बी गया बी से ए आया, तो नेट वर्क डन लिखा है मैंने, देखो ए से बी गया बी से ए आया, ये देखो बी से ए आया, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है तुमको, हाँ सर। ठीक है। छोटा सा एक टीजर प्रूफ है, उसके बाद तुरंत हम लोग अपने वापस टॉपिक पर लौट जाएंगे। तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी इरिटेशन होती है कुछ नई चीज देखने से, तो उन लोग अभी अपने आंख कान नाक बंद कर लेना, बस 2 मिनट, 2 मिनट से ऊपर मैं नहीं इसमें खींचूंगा तुम्हारा, ठीक है क्या। हाँ, इसके पहले यहां तक के तो सारी बातचीत तुम्हारे काम की है एकदम बढ़िया से, ठीक, और कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये चीज भी एकदम तुम्हारे काम की है, समझ गए। इसके ऊपर तो वर्क कैसे लिखना है ये चीज तो भयानक तुम्हारे काम की है, भयानक, भयानक तुम्हारे काम की है, भयानक तरह से, ठीक है क्या। अच्छा हाँ, लेकिन ये तुम्हारा जो प्रूफ है कि कंजर्वेटिव मतलब पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट मतलब कंजर्वेटिव, ये तुम्हारे स्कूली सिलेबस की औकात के बाहर की चीज है बिल्कुल, ठीक है क्या, लेकिन है बहुत ही छोटा सा। देखो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, देखो वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ अगर जीरो है तो तुम क्या बोल सकते हो, एफ डॉट डी एस जो इंटीग्रल है वो ए से बी अलोंग पाथ 1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मान लेते हैं आया मेरे पास -200 जूल, ठीक है क्या, तो बताओ पार्ट 2 के अलोंग कितना आएगा 200 जूल, ये बोल रहा हूं मैं बस। इंटीग्रल कैसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा ना, ए से बी एफ डॉट डी एस, वही तो है वर्क, बी से ए एफ डॉट डी एस अलोंग पाथ 1 अलोंग पाथ 2, एकदम बकायदा लिख के इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस एफ डॉट डी एस लिख दिए, किस पाथ के अलोंग कैलकुलेट कर रहा हूँ वो तो पता नहीं है ना मेरे को, तो मैंने लिखा अलोंग पाथ 1 एकदम स्पेसिफिकली ड्रॉ करके बताया पाथ 1 कौन सी है, ठीक, एकदम स्पेसिफिकली आई हैव मेंशन्ड
कि दिस इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड अलोंग पाथ 1, दिस इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड अलोंग पाथ 2, एकदम स्पेसिफिकली मेंशन करके बताया मैंने। तो यहाँ देखो, अब इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, a से b, है ना, f डॉट ds, पहले वाले टर्म को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, ये अलोंग पाथ 1, ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मत छेड़ो। अब क्या करो, लिमिट्स इंटरचेंज कर दो। क्या होगा अगर लिमिट्स इंटरचेंज करोगे तो? नेगेटिव साइन आएगा। बढ़िया। तो b से a ऐसा कर देता हूं मैं, ये b से a तो ऑलरेडी था, अगर लिमिट्स इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, a से b साइन इंटरचेंज कर दिया, और कुछ नहीं। f डॉट ds भाई फंडामेंटल रूल है डेफिनेट इंटीग्रल का अलोंग पाथ 2। क्या रूल है, कैसा रूल है, अगर मान लेते हैं इंटीग्रल एफ एक्स, है ना, ये अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स आता है प्लस सी, ठीक है, तो ए से बी अगर तुम मारोगे, है ना, एफ एक्स डी एक्स, तो ये कितना रहेगा तुम्हारे पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? तो इंटीग्रल बी से ए अगर तुम ठोकोगे तो कितना आ जाएगा वो, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ये रहता है ना। इसे पता है कि नहीं पता है, ये सारी चीजें पता है कि नहीं पता है? पता है सर। हाँ, ये तो बहुत ही बेसिक है, पता सर। बहुत ही बेसिक है। अभी देखो इससे क्या आ गया, इससे आ गया ए से बी एफ डॉट डी एस, है ना, अलोंग पाथ 1, ये किसके बराबर रहेगा बोलो, ए से बी एफ डॉट डी एस अलोंग पाथ 2। क्या बोलते हो, आ रहा है पाथ इंडिपेंडेंस। ए से बी अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूं एफ डॉट डी एस को एक सर्टेन पाथ के अलोंग, तो वो उतना ही आ रहा है जितना पाथ 2 के अलोंग आ रहा है। क्या दिस प्रूव्स पाथ इंडिपेंडेंस, प्रूफ हो जाता है? पाथ इंडिपेंडेंस। यार इस बार अगर स्पेलिंग गलत हुई तो यश को ग्रुप से बाहर कर देंगे। अबे यार, है इंडिपेंडेंस। यश तू जरा घूम के तो आ, तो जरा इंडिपेंडेंस घूम के आप तू इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऐसा। क्या इसी से पाथ इंडिपेंडेंस प्रूफ हो गया क्या? मैं जो बताना चाह रहा हूँ, देखो इधर कितनी छोटी सी बात है, ऊपर तो हो गया फैंसी काम, यहाँ देखो उसको सिखा देता हूँ तुम्हें क्या कर क्या रहे। जैसे अगर यहाँ से यहाँ अगर तुम गए ए से बी और तुमको दे रखा है ना, मानते हैं वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड लूप बाय अ फोर्स इज 0, ऐसा ये प्रॉपर्टी दे रखी है, उस फोर्स के बारे में ये प्रॉपर्टी दे रखी है। तो मानते हैं यहाँ से यहाँ माइनस 200 जूल हुआ उस फोर्स के द्वारा वर्क, तो बोलो यहाँ से यहाँ कितना होगा, अबे क्लोज लूप 0 दे रखा है, तो बोलो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये बी से ए जब तुम जाओगे 200 जूल। 200 होगा, 200 होगा। अब अगर लिमिट्स अगर इंटरचेंज करोगे तब क्या होगा, इसको लिमिट्स अगर इंटरचेंज करोगे तब क्या होगा, ए से बी कितना होगा फिर उसी पाथ के अलोंग, 200 माइनस 200, 200 जूल। माइनस 200 होगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात? भाई अगर एफ डॉट डी एस कैलकुलेट किया है अलोंग अ सर्टेन पाथ और वो आ रहा है तुम्हारा 200, तो उसमें बस लिमिट्स अगर इंटरचेंज अगर तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 200 नहीं हो जाएगा? क्या मैंने बोला समझ में आ रहा हाँ सर। है ना? यहाँ एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, देखो क्या किया क्या अपन ने, ए से बी अपन गए तो माइनस 200 जूल लग रहा है, ठीक है, अलोंग पाथ 1, ये पाथ 2 है। तो बताओ पार्ट 2 के अलोंग जब आएंगे, है ना, ऐसा इस पाथ के अलोंग जब आएंगे बी से ए, तो कितना हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 200 जूल, ऐसा। ये तो पक्की बात है, इसको तो कोई माइका लाल पलट ही नहीं सकता। अब देखो क्या हो गया, बी से ए जब तुम पाथ ए के अलोंग आ रहे हो, पाथ 2 के अलोंग आ रहे हो, बी से ए जब तुम पाथ 2 के अलोंग आ रहे हो, है ना, वर्क डन बी से ए, है ना, अलोंग पाथ 2 कितना आ रहा है, 200। तो मेरे को एक बार बताओ, उसमें बस अगर मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, बस इंटीग्रल का लिमिट चेंज हो जाएगी ना, और कुछ थोड़ी होगा। ए से बी अलोंग पाथ 2 कितना हो जाएगा, अलोंग पाथ 2 कितना हो जाएगा ये, माइनस 200, ठीक है क्या, है ना। इसका मतलब ए से बी अगर मैं जाऊंगा, है ना, तो वो चीज कितनी आ जाएगी, माइनस 200 आ गया। दोनों पाथ के अलोंग सेम वर्क डन, पाथ इंडिपेंडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पाथ 1 है, हाँ सर। ये पाथ 2 है, ऐसा। अब मेरे को कोई बताएगा, ये पाथ 3 है, ऐसा, ये ले पाथ 3 है, इसके इसमें इसमें नहीं घुसाते इसको एक ही डायग्राम में। चलो इधर कर लेते हैं, जैसे ये बताओ मेरे को, वर्क डन क्लोज लूप में
अगर तुम्हारे पास 0 है, ऐसा दे रखा है, तो लेट्स से तुम ऐसा आए, है ना, ये ऐसा गए, ठीक है क्या, ए से बी, मान लेते हैं तुमको दे रखा है 500 जूल, ऐसा, ठीक। अब तुम गए, एक मिनट, क्या बताएं, सर्दी, हाँ, तो अगर मान लेते हैं तुम ए से बी अगर जा रहे हो, इस पाथ के लॉन्ग 500 जूल अगर लग रहा है, तो बताओ मेरे को, है ना, ये इस पाथ के अलोंग कितना तुमको वर्क डन होगा, इस पाथ के अलोंग कितना वर्क डन होगा, ऐसा, ठीक है क्या। येलो पाथ के अलोंग कितना वर्क होगा ये बताओ। -500 जूल। ठीक है, ग्रीन पाथ के अलोंग कितना वर्क डन होगा। -500। ठीक है यार, तो तुम क्लोज लूप से ही अब तो कर ले रहे हो, है ना। मेरे को बताओ इसके अलोंग, रेड पाथ के अलोंग कितना वर्क डन होगा, रेड पाथ के अलोंग कितना होगा। +500। +500। ठीक है क्या, तो ये चीज आती कैसे है, ऊपर एक बार देख लेना, इसके नोट्स में तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा, बड़ी प्यारी चीज है वो, ठीक है क्या। क्लोज लूप में अगर 0 है, तो किसी भी पाथ के अलोंग तुम जाओगे ए से बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो हमेशा वर्क डन सेम ही आएगा, किसी भी पाथ के लॉन्ग जाओ। वो छोटा सा एक ब्रेन टीजर के समान है, ब्रेन टीजर समझते हो, पजल पजल जैसा रहता है, कैसा, उसके समान है वो, छोटा सा, उसका मैंने ऊपर जो मसाला लिखा है उसे तुम एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं। अच्छा, जो उसका कन्वर्स वाला प्रूफ है ना, कन्वर्स ऑफ द अबोव स्टेटमेंट, उसको तुम कैसे कर सकते हो। अगर मान लेते तुम्हें दिया हुआ है वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इस बार सही छूटी है साला, है ना, ये मेरे को गिवन है, ठीक है क्या, ये गिवन है। वो W जो है वो मेरे को दे रखा पाथ इंडिपेंडेंट है, ये मेरे को गिवन है, ऐसा। इसका मतलब क्या है, वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन, भाई पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो किस पे डिपेंड करता है, वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब मैं हमेशा एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, ठीक, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर वो डिपेंड करेगा, समझे क्या। तो अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर राइटिंग वर्क, है ना, डिपेंडेंट ओनली ऑन पोजीशन, डिपेंडेंट ओनली ऑन पोजीशन। इसका मतलब मैं कैसे उसको कर सकता हूँ, जैसे W अगर मेरे को लिखना होगा तो इस तरह से डिफाइन करूंगा मैं, इनिशियल पोजीशन में U की वैल्यू, फाइनल पोजीशन में U की वैल्यू, ये ऐसा मैं हमेशा लिख सकता हूँ, हमेशा लिख सकता हूँ ऐसा। W के लिए भी तुम ऐसा हमेशा लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो, देखो बताता हूँ कैसे लिख सकते हो। जैसे मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी के केस में कंसिडर करो, है ना, स्प्रिंग फोर्स के केस में कंसिडर करो, मेरे को पता है दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो हमेशा ये वाला एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देखो कैसे, मान लेते हैं ग्रेविटी के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया u ऑफ h बराबर mgh, ऐसा, ठीक। तो ये तरीका एनर्जी कंजर्वेशन में काम आता है, मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ, लेकिन इसी तरीके से तुम्हारी टारगेट में एक्चुअल में किया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये तरीका मैं कर नहीं सकता हूँ, ये तरीका अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए अच्छा नहीं है, ठीक। एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ लोगों को बड़ा ज्यादा ही सूट करता है, पता नहीं उसमें वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सवाल भी सॉल्व कर डालते हैं, मुझसे नहीं होता है, ठीक। तो अब जैसे ये ऐसी बात आ गई कि मेरे को अगर हाथ घुमा के बॉलिंग करनी आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसमें अच्छा हूँ, ठीक, मेरे को बस आता है वो, लेकिन मैं उस तरीके से कभी करता नहीं हूँ काम। मेरे को जैसे बैटिंग आती है तो वो उसमें मैं ज्यादा अच्छा हूँ, तो ये इसको और दूसरे सेंस से तुम ऐसा समझो कि तुम अगर एक पर्टिकुलर टाइप के जूते दौड़ने के साथ, उस पर्टिकुलर टाइप के जूते के साथ तुम रेस लगाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो दूसरे जूते क्यों पहनने, इसका क्या मतलब है कि तुम दूसरे जूते के साथ दौड़ ही नहीं पाओगे, ऐसा थोड़ी होता है।
लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के जूतों में तुम्हें बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है, तो तुम्हारी रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी ना, कंपेयर टू अदर शूज जिसमें कि तुम डिस्कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो सकता है दूसरे शूज किसी और के लिए अच्छे हो, है ना। तो भाई तू दौड़, मेरे को जिसमें जो सूट करता है ये चीज। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में है, और टारगेट में अगर तुम आगे के पन्नों में अगर देखो तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जिक्र भी है, ठीक। और इस तरीके से भी तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन से भी तुमको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसे कोई बहुत हाई फंडू सवाल आने नहीं वाले कि उसमें तुमको तरीके स्विच करने में कोई ऐसा दिक्कत जाए। वो मैं तुम्हें हायर एंड प्रॉब्लम्स के लिए बता रहा हूँ कि उसमें एक इंसान का जैसा तरीका ही फिट नहीं है कि वो वर्क एनर्जी थ्योरम वाला बंदा है या फिर एनर्जी कंजर्वेशन वाला बंदा है, तब दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तुम दोनों साइड की नहीं रह सकते ना, है। अगर लेफ्ट हैंड से 1 महीना प्रैक्टिस करके अगर लिखना सीख भी लिया है तो क्या तुम लेफ्टी थोड़ी हो गए? जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आन पड़ेगी तो राइट हैंड ही पहले उठेगा, समझे? ये मेरा बोलना है। तो ये मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम समझ लो कि मैं लेफ्ट हैंड से काम कर रहा हूँ, बस अभी इतना समझ लो। तो जैसे अगर इसके लिए तुमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, ग्रेविटी के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर, कैसे ग्रेविटी के लिए फंक्शन डिफाइन कर लिया? ध्यान से सुनो, लॉजिक सुनो, एकदम बुलेट लॉजिक। वर्क डन अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर वर्क डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर वर्क डिपेंड करेगा, बस यही तो इसका मतलब है। पाथ इंडिपेंडेंस का और क्या मतलब है? पाथ पर अगर चीज डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब पोजीशन पर तो डिपेंड कर रहा है, बस कहां से चले, कहां तक चले। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? क्या मैं एक ऐसा फंक्शन नहीं निकाल सकता जो जहां से जब चले तब वहां पर एक वैल्यू होगी, है ना? वैल्यू, वैल्यू एट इनिशियल पोजीशन, एक मेरा जादुई फंक्शन है। और जादुई फंक्शन कैसे निकालना है वो भी बताता हूं तुमको। वैल्यू एट इनिशियल पोजीशन, है ना, ये मेरा वैल्यू आ गई मेरे पास इनिशियल पोजीशन पर इस चीज की, और ये दिस इज माय वैल्यू ऑफ दिस जादुई फंक्शन, वैल्यू एट फाइनल पोजीशन। इस जादुई फंक्शन को सब लोग जानते हैं वैसे, पर मैं अभी उसको जादुई मैजिकल फंक्शन बोलूंगा। दिस मैजिकल फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन। और वो किस तरह से डिफाइन किया गया है? ताकि मेरे को वर्क मिलना चाहिए। मैं जादुई फंक्शन लिखूंगा, और जादुई फंक्शन जैसे अभी ये मत पूछना कि यूएच सर आपको कैसे पता चल गया यूएच ये लिखना चाहिए, तो मैं तुमको कैलकुलेट करके बता देता हूँ ना कैसे पता चलना चाहिए, ठीक है क्या? पर इसको देखो, जैसे जादुई फंक्शन है तुम्हारे पास, मान लेते हैं एम है यहां पर, रेफरेंस लेवल कोई सा भी तुम उठा लो, एक ये रेफरेंस लेवल है, ऐसा मान लेते हो तुम्हारे पास रेफरेंस लेवल है। अब बोलो, मान लेते हैं तुम उसको यहां से यहां लेकर अगर गए, ठीक है क्या? ऐसा, ये इनिशियल पोजीशन और ये हो गई इधर फाइनल पोजीशन, ऐसे यहां से यहां लेकर अगर तुम उसको गए, बोलो जादुई फंक्शन की मदद से कैसे निकालोगे? लेट्स से ये h1 है, और रेफरेंस पोजीशन मतलब वहां से सारी हाइट वाइट अपन नाप रहे हैं, ये h2 है। बोलो जादुई फंक्शन की वैल्यू एट इनिशियल पोजीशन कितनी हो गई? कितनी हो गई जादुई फंक्शन की वैल्यू? UH1 माइनस UH2, क्या बोलते? नहीं, अबे करना कुछ थोड़ी है, अपन ने एक जादुई फंक्शन निकाला है जो कैसा वर्क एक्चुअल में अपने को कैलकुलेट करके दे रहा है। कब दे रहा है? क्योंकि अपने को पता है कि जो अभी फोर्सेस हैं वो इस तरह से वर्क कर रही है सच दैट जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है तो मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ जो पोजीशन पर डिपेंड करे, है ना। और इनिशियल पोजीशन पर जब मैं उस फंक्शन की वैल्यू निकालू माइनस फाइनल पोजीशन पे जब मैं उस फंक्शन की वैल्यू निकालू, तो डिफरेंस का जो है रहेगा मेरे पास, वो मेरे पास वर्क आ जाना चाहिए। देखो वर्क आ भी रहा है, ये हो गया W विद द हेल्प ऑफ जादुई फंक्शन। कैसे लिखोगे इसको? mgh1 माइनस h2, कितना आ जाएगा ये? माइनस mgh। क्या रेफरेंस लेवल की वजह से क्या कोई वर्क में कोई फर्क पड़ेगा क्या? वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल, ठीक है क्या? रेफरेंस लेवल तुम कहीं भी लो, ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल, ठीक है। इस तरीके से काम करने को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल, ठीक है क्या? रेफरेंस लेवल, ठीक है बात। अच्छा, अगर मान लेते तुम्हारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है, तो उसमें तुम कैसे लिखोगे? ux, मैं जादुई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, ऐसा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, ऐसा डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन x बराबर x1 से x2, अपन उसको घसीट कर अगर लेकर जा रहे हैं, ठीक है क्या? नेचुरल पोजीशन से मेजर कर रहे हैं अपन x1 और x2, ध्यान रखना, ठीक है।
डिफॉर्मेशन होगा तो x1 को माइनस लेंगे, और अगर एक्सटेंशन होगा तो x1 को प्लस लेंगे, ऐसा। तो यहाँ जो W होगा स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, वो चीज तुम कैसे लिख पाओगे, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो तुम। दिस इज व्हाट u x1, दिस इज व्हाट u x2, ऐसा लिख सकते हो। समझ गए क्या? ऐसा लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से भी काम एक्चुअल में किया जा सकता है ना। अच्छा, अभी जहां तक रही प्रूफ की बात, तो प्रूफ एक्चुअल में कैसा है, अब ये चीजें एक्चुअल में एक इंसान को समझने में मिनिमम, मुझे वर्कआउट करने में इन चीजों का प्रूफ वगैरह वर्कआउट करने में मुझे अच्छा खासा समय लगा। ये तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये भी मैं तुमको बता दूं, किसी किताब में नहीं। चाहे तुम कितनी एडवांस बुक में ढूंढ लो, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि खुद का वर्कआउट किया हुआ है। तो इस चीज को, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन को कोरिलेट करने में एक व्यक्ति जो इसको पहली बार देख रहा है, कम से कम उसको 3 घंटे लगेंगे, मिनिमम 3 आवर्स। जो चीजें अभी मैं तुम्हारे सामने 3 मिनट में रख रहा हूं, कम से कम 3 घंटे लगेंगे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस चीज को समझने के लिए। पर वो समझना जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें अश्योर करता हूं, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी 3 मिनट के अंदर ही अगर समझ पाए तब तो और ही अच्छी बात है। मैं इसको एक बार और बताकर तुम्हें कोशिश कर दूंगा, एक बार और समझाकर, ठीक है क्या? उसी दौरान अगर तुम समझ पाए तो वेल एंड गुड, पर इस चीज में एक तेज से तेज इंसान को कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे पेन पेपर के साथ काम करने में, समझे? तब कहीं जाकर उसको अंदर की ट्रिक पता चलेगी कि अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन ये होता है और वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है, और दोनों एक ही चीज है, समझे? तब उसको ये बात समझ में आएगी। अभी एनर्जी कंजर्वेशन वाली चीज तो मैंने तुम्हारे सामने रखी ही नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है क्या? ध्यान से सुनो। लेकिन ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसके पीछे की जो गहराई है, वो अगर तुम नहीं जानोगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम आता कहाँ से है, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन है क्या भला, समझे, क्या चीज क्या है वो सब, तो उसमें कैसा तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हुए या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हुए। ठीक, तुमको जैसा जो सूट करे, तुम एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, चाहे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम का एक बहुत ही छोटा सा प्रूफ एक्चुअल में तुम्हारे सामने मैं रख सकता हूँ, बहुत ही आसान सा प्रूफ, ठीक है। तो वो चीज तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें तो बहुत ही आसानी से तुम उसको वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेसिक है वो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक्चुअल में एनर्जी कंजर्वेशन वाली चीज आ जाती है, ठीक। तो यहाँ देखो, जैसे अपन यहां तक आ गए थे लॉजिक में, अगर अपना W मान लेते पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, वर्क हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर वर्क हमेशा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब एक फंक्शन हमेशा डिफाइन किया जा सकेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता हो। इस तरीके से ये हमारी करामात है, इस तरीके से अपन ने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जो कि इनिशियल वैल्यू पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल वैल्यू पर कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो हमेशा अपने को W दे देता है, हमेशा। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन, है ना, comes from the very fact that you have chosen work to be path independent। जैसे ही तुमने ये बोला कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, उसी के साथ ही ये बात आ गई कि वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसी के साथ ही ये बात आ गई कि एक फंक्शन हमेशा तुम डिफाइन कर सकते हो जो कि पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और उसको अपने डिफाइन करने का, वर्क डिफाइन करने का जो तरीका है, हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं। हम लोग चाहते तो इसको ऐसा भी ले सकते थे कि भाई अपन एक ऐसा फंक्शन निकालते हैं जो कि फाइनल पोजीशन पर उस फंक्शन की वैल्यू माइनस इनिशियल फंक्शन, माइनस इनिशियल पोजीशन पर उस फंक्शन की वैल्यू, अपन अपना वे ऑफ डेफिनेशन अपना ऐसा हो सकता था, समझा क्या? अपन किसी तरीके से भी उसको कर सकते थे कि इस तरीके से उस फंक्शन को डिफाइन करना है, लेकिन एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये बात जैसे ही तुमने ये कहा कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो ये बात तुरंत, ये बात उससे लागू हो जाती है, मतलब उससे तुम तुरंत, इट इंप्लाइज दैट, जैसे तुमने जहां ये कहा x प्लस 2 बराबर 4 है, तब वही ये बात हो गई कि x बराबर 2 होगा, एकदम सेट है वो 100%। जैसे जहां तुमने ये कहा कि x माइनस 2 बराबर 0 है, वही ये चीज सेट हो जाती है कि x बराबर 2 होगा ही होगा, समझे? तो जैसे ही तुमने ये कहा कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वैसे ही ये बात सेट हो जाती है, एकदम फिक्स हो जाती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ वर्क जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट होगा, बस। तो उसी वक्त ये बात सेट हो गई कि भाई मैं एक फंक्शन क्यों नहीं निकाल सकता जो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करे, और फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, समझे क्या? इसको मैं अगर समराइज अगर करूं, इस तरह से कर सकता हूं, है ना। अभी सेकंड वाला प्रूफ हुआ नहीं है,
अभी तक के जितना डिस्कशन हुआ है उससे मैं ये बता रहा हूँ, इफ वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट, देन अ मैजिकल फंक्शन यू आर एग्जिस्ट। ठीक है क्या? ऐसा यू ऑफ आर ऐसे क्यों लिखा है? दिस डिपेंड्स ऑन पोजिशन। ठीक है क्या? बस दिस डिपेंड्स ऑन पोजिशन। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा, पक्की बात है। हमने यू आर की मदद से हम लोग वर्क कैसे लिखते हैं? हम लोग कैसे वर्क लिखते हैं? यू आर वन माइनस यू आर टू, ऐसा। ये वर्क लिखने का अपना तरीका है। हो सकता है कोई दूसरा तरीका भी फॉलो किया जा सकता था, समझे? पर इस तरीके को फॉलो करने का भी एक रीजन है, भी तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है क्या? यू आर एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं अपने प्रूफ पर। जैसे ही तुमने ये बोला कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि पोजीशन पर डिपेंडेंट है, जैसे ही तुमने ये कहा, बस उसी वक्त अब देखो क्या हो जाता है। जैसे तुम ए से बी गए, है ना, ए से बी अगर तुम जा रहे और मान लेते हैं बी से ए तुम आ रहे, समझ गए क्या? तो अब मेरे को बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं तुम्हारे पास है आर ऑफ ए, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं तुम्हारे पास है आर ऑफ बी। तो मेरे को बताओ वर्क डन ए से बी अगर तुम जाओगे तो कितना लिखोगे? यू ऑफ आर ए माइनस यू ऑफ आर बी। अब जब तुम वापस आओगे वर्क डन बी से ए, तो कैसा लिखोगे? यू ऑफ आर बी माइनस यू ऑफ आर ए। तो ये चीज इन टोटल कितनी हो जाएगी? वर्क डन अलोंग क्लोज लूप कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा बोलो? ये इसके साथ मरा, ये इसके साथ मरा, कितना हो गया? 0। 0। ठीक है, तो क्या पाथ इंडिपेंडेंस से ये चीज आ रही है क्या? एकदम आ रही है। ठीक है बात। तो कन्वर्स भी मैंने क्या प्रूफ कर दिया? क्या? बिल्कुल कर दिया। अगर वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ अगर 0 है, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। और अगर वर्क डन अगर पाथ इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। ठीक है, दोनों मैंने प्रूफ सामने की तरफ से पीछे की तरफ से दोनों मैंने कर दिए। इफ एंड ओनली इफ वाली सिचुएशन है तो मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से प्रूव कर दिया है चीज को। ठीक है, इस चीज को क्रिएट करने में मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितने नंबर ऑफ आवर्स लगे थे। थॉट बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस चीज को क्रिएट करने में मुझे बहुत वक्त लगा था। ठीक है, अब वो किस इंस्टेंट पर लगा था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस चीज को बनाने में एक्चुअल में अच्छा खासा एफर्ट गया है। ठीक है, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये सब पे ये रामबाण है, एकदम अल्टीमेट, ये रामबाण इलाज है ये। ठीक है क्या? इसके बाद एक व्यक्ति को कभी कंजर्वेटिव क्लोज्ड लूप, है ना, ये सब में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो भले तुमने इसके पहले के कोई पीडीएफ देखे हो चाहे नहीं देखे हो, इस चीज को एक बार जरूर देखना। क्या ये चीज तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएगी क्या? नहीं, कभी नहीं, है ना। और वर्क एंजिन थ्योरम का इस्तेमाल करना मैं तुम्हें ऐसा चकाचक सिखाता हूँ कि उससे तुम्हारा कोई वर्टिकल सर्कल का सवाल रुकेगा नहीं। और मजे की बात बताऊं, वर्टिकल सर्कल पे कोई सवाल आएगा भी नहीं। बोर्ड्स वालों का इतना लेवल नहीं है कि वो वर्टिकल सर्कल पे सवाल दे सके, दिस इज द फैक्ट। ठीक, ज्यादा लोग क्या दे सकेंगे? टेंशन कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, बस इतना बताओ। ज्यादा ज्यादा और क्या देंगे? डिराइव करो अंडर रूट 5 RG, है ना, अंडर रूट RG, है ना, मिनिमम स्पीड कितनी अपन देंगे एट द बॉटम सो दैट वो सर्कल पूरा कंप्लीट कर जाएगा वो पार्टिकल। ये सब डिराइवेशन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिराइवेशन, समझे? स्टैंडर्ड। ठीक, लेकिन फिर सर आप ये सब क्यों बवाल मचा गए? ये सब बोलने का क्या मतलब था फिर? तो ये मतलब इसलिए था कि एक व्यक्ति अगर इन चीजों को पढ़कर अगर आगे पढ़े तो उसमें उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है, उसको पता रहता है कि भाई अपन किताब से ऊपर स्तर की पढ़ाई करके बैठ रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है। लिखना तुम्हें भी वही है जो एक दूसरे व्यक्ति को लिखना है जिसको कुछ नहीं समझता। ठीक, लिखना तुमको भी वही है, लेकिन तुम्हारी लिखावट और उसकी लिखावट में एक अंतर रहेगा। तुम कैसे डरोगे, घबराओगे नहीं। ठीक, तो मैं तुम्हें बता दूं, 1 महीने के अंदर लोग बोर्ड्स की किताबें खरीदते हैं और उसमें 90% प्लस स्कोर करते हैं, जिनके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहते हैं। वो सिर्फ 1 महीने में जो डेफिनेशंस है और डेरिवेशंस है उसको रटते हैं, बुक की लैंग्वेज में देखते हैं, बस 1 महीना सफिशिएंट होता है जिसके सारे फंडे क्लियर हो एकदम अच्छे से। तो उसको 1 महीने से भी कम टाइम लगता है। ठीक है क्या? पूरा 20 के 20 चैप्टर करने में, 16-17 जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, कोई टाइम नहीं लगता। और उसमें देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से डेफिनेशंस है जो कि मुझे लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, ताकि वो लैंग्वेज में ना फंस जाए कहीं। पेपर अगर तुम देखो, क्या हो गया बे?